Now I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Alam Afroz Aruj Khan. Thank you so much, Dr. Alam Afroz, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about treatment of anemia. Dr. Alam Afroz. Ji, Assalamu alaikum. My name is Alam Afroz Uruj. I'm from Eastern Medicine and Surgery Department, Government College University, Faisalabad. Today my topic is treatment of anemia. देखिए अनीमिया के बहुत से कॉजेज और टाइप्स हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो टाइप्स पर भी डिपेंड करता है और इसके कॉजेज पर भी डिपेंड करता है। अगर हम बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है एनीमिया की। 50% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर एनीमिया के उनमें आयरन डेफिशिएंसी ही वजह होती है। और इस तरह के पेशेंट्स में ज़्यादातर जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो होती है फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन वगैरह। ये ऑलरेडी डॉक्टर आमना, डॉक्टर हाजरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हैं हमें इनके कॉजेज और सिम्टम्स वगैरह। तो बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं बॉडी में आयरन लेवल को कम करने के लिए, लो करने के लिए। लाइक कोई ब्लड लॉस हो जाना हमारी बॉडी में, किसी भी इंजरी की वजह से ये हो सकता है ब्लड लॉस, किसी सर्जरी की वजह से हो सकता है, समटाइम्स फ्रीक्वेंटली ब्लड को डोनेट करने की वजह से भी हो जाता है ये ब्लड लॉस, या हम अपनी डाइट में इतना आयरन की अमाउंट नहीं ले रहे या ले तो रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही ड्यू टू एनी हेल्थ कंडीशन लाइक आईबीडी वगैरह अगर है, या फिर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई हो पेशेंट की, तो ऐसे में आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसके अलावा वुमेन्स के अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का हो जाना या फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ब्लड का ज़्यादा लॉस हो जाना, तो ये तमाम फैक्टर्स इसमें वजह बन सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। उसके अलावा आयरन की जो अमाउंट है उसकी वुमेन्स में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में भी आयरन का लॉस हो रहा होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटल डेवलपमेंट में भी आयरन की ज़्यादा अमाउंट लगती है। इसलिए जो फीमेल्स हैं उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल। तो इसको ट्रीट करने के लिए डेली बेसिस पे आयरन का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। जिनकी एज 19 टू 50 इयर्स के दरमियान है और अगर कोई मेल पर्सन है उसे 8 mg आयरन लेना चाहिए डेली बेसिस पे। अगर कोई फीमेल है उसे 18 mg लेना चाहिए डेली बेसिस पे। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी जो आयरन की अमाउंट है वो इंक्रीज करके आ जाती है 27 mg तक। उसको जो एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको चाहिए कि वो डेली की जो आयरन इनटेक है थ्रू डाइट और एनी सप्लीमेंट वो 27 mg की कम से कम करे। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका जो है लेवल वो इंक्रीज हो जाता है रिक्वायरमेंट का, तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें उन लोगों की जिनकी एज 50 अबव है तो उनको 8 मिलीग्राम तक की डाइट में आयरन लेवल लेना चाहिए, उसमें उसकी उतनी अमाउंट होनी चाहिए 8 मिलीग्राम तक की। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया की, तो ये होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाता है और फोलेट की कमी की वजह से भी हो जाता है। अगर तो पेशेंट को फोलेट की डेफिशिएंसी है तो उसमें माउथ सोर्स होंगे, पेशेंट की जुबान के ऊपर भी सोर्स आ सकते हैं, स्किन कलर में चेंजेस होंगी, हेयर और नेल्स में भी चेंजिंग होंगी जैसा कि आपको डॉक्टर तहरीम पहले बता चुकी हैं। और अगर पेशेंट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है जिसे परनीशियस एनीमिया बी कहते हैं, तो पेशेंट को नंबनेस और टिंगलिंग होगी उसकी हैंड्स में, उसकी फीट में, उसकी ओवरऑल बॉडी में मसल वीकनेस होगी, उसकी जो टंग होगी वो स्मूथ होगी, थोड़ी थिक होगी। और इस तरह के पेशेंट्स को डिप्रेशन भी हो सकता है। अच्छा, इस तरह के पेशेंट्स को जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है उनमें मेमोरी बनाने के लिए भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, चीज़ों को याद रखने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, कन्फ्यूजन होती है डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम सिम्टम्स भी इनमें आ जाते हैं लाइक हार्ट बर्निंग, नोजिया, गैस का हो
हो जाना, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, तो ये तमाम सिम्टम्स भी इनमें शामिल है। तो अगर फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट को अनीमिया है तो उसका प्रॉपर डाइट के थ्रू इनटेक करें, या फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी मार्केट में मिलती हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और जो फोलेट का जो डेली रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, वो होती है 400 माइक्रोग्राम्स ऑफ डाइटरी फोलेट इक्विवेलेंट पर डे के हिसाब से। और अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान फोलेट की अमाउंट इंक्रीज कर जाती है और वो 500 और 600 तक चली जाती है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग, अगर फोलेट की डेफिशिएंसी है तो उसका इनटेक इंक्रीज करें। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया है तो उसका इनटेक करें थ्रू डाइट। डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B12 की 2.4 mcg इन अडल्ट्स, जबकि प्रेग्नेंट फीमेल्स में 2.6 तक होती है और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज में 2.8 mcg डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B12 की। तो ये साथ में लेना, सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होता है ऐसी वुमेन्स को। एक टाइप है हीमोलिटिक एनीमिया, इन विच रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन योर बॉडी कैन रिप्लेस देम। देखिए, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनका टोटल लाइफ स्पैन होता है 100 to 120 डेज का। मतलब हर रेड ब्लड सेल ने अपनी ये जो लाइफ का पूरा दौरानिया है, पूरा साइकिल है, उसने अपना कंप्लीट करने के बाद डिस्ट्रॉय होना है अल्टीमेटली। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी में जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट में न्यू सेल्स आ जाते हैं। और ये एक बहुत अच्छा कुदरत ने निजाम रखा हुआ है हमारी बॉडी में, एक बहुत अच्छा बैलेंस होता है। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से ये जो आरबीसीज का डिस्ट्रॉय होना है ये फास्ट हो जाए एज कंपेयर टू रिप्लेसमेंट, तो इस तरह से क्या होगा कि पेशेंट को हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। तो हीमोलिटिक एनीमिया के भी बहुत से कॉजेस होते हैं। कोई भी ऑटो इम्यून एक्टिविटी हो सकती है इन विच योर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट अटैक एंड डिस्ट्रॉय द आरबीसीज। कोई इनहेरिटेड कंडीशन हो सकती है लाइक सिकल सेल डिजीज हो गया, थैलेसीमिया वगैरह। किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि एसिटामिनोफिन जो मेडिसिन हैं, पेनिसिलिन मेडिसिन, ये पेनिसिलिन का इंटेक भी बहुत ज्यादा आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है। उसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि मलेरिया। जो मलेरिया फीवर होता है इसमें भी पेशेंट के बहुत ज्यादा आरबीसीज जो हैं वो टूटते हैं और सडनली पेशेंट को एनीमिया हो जाता है विद इन 1 वीक। तो आपने इन तमाम कंडीशंस को देखना होता है ट्रीटमेंट से पहले। हेमोलिटिक एनीमिया का जो कॉज है वो कोई टॉक्सिन भी हो सकता है हीमोलाइसिस के लिए। कोई भी ऐसा टॉक्सिन, कोई भी ऐसा केमिकल का एक्सपोजर हुआ हो जिसने आरबीसीज को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया हो और हेमोलाइसिस का प्रोसेस फास्ट कर दिया हो, एक ये भी रीजन हो सकती है। तो इसमें डिटेल हिस्ट्री लेना भी, और पेशेंट की जो ऑक्यूपेशन हिस्ट्री है वो भी बहुत डिपेंड करती है कि वो किस एरिया में वर्क कर रहा है। कोई ऐसे कोई केमिकल का एक्सपोजर तो नहीं है बहुत ज्यादा जो उसके मुसलसल आरबीसीज को ब्रेक डाउन कर रहा है और बॉडी में एनीमिया की वजह बन रहा है। उसके अलावा जो हीमोलिटिक एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं इनमें अगर सिम्टम्स की बात करें थोड़े से, तो इनमें आपको जॉइंडिस मिलेगा, क्योंकि हीमोलाइसिस जब होती है तो पेशेंट्स में जो उनका हेपेटिक फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से जॉइंडिस होगा। इनकी स्प्लीन एनलार्ज होगी और इन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है ऐसे पेशेंट्स को। इनकी बैक और अपर एब्डोमिनल एरियाज में पेन भी होगी। एंड द ट्रीटमेंट शुड बी कॉज डायरेक्टेड। जो भी आप उसका पेशेंट का कॉज को फाइंड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही उसको आप ट्रीट भी करेंगे। और अगर पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया है which is another type of anemia, इसमें बोन मैरो इनफ रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं करता। इसमें रेड ब्लड सेल काउंट लो होने के साथ साथ आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स का लेवल वो भी लो हो जाता है। और जब WBCs कम होते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट बहुत जल्दी किसी भी इन्फेक्शन में चला जाता है। कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी उसको हो जाता है और प्लेटलेट के कम होने की वजह से इजीली ब्रूइसिंग हो जाती है उसकी बॉडी
पे अगर कहीं चोट लगी है या कट लगा है तो वो बहुत जल्दी हील नहीं करेगा, और अगर वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हुई है तो उसको भी रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है प्लेटलेट्स की कमी की वजह से। तो ज्यादातर वो लोग जिनको एप्लास्टिक एनीमिया होता है, उनके सिम्टम्स में ज्यादातर आपको स्किन रैशेस मिलेंगी, नोजिया वगैरह, ये दोनों सिम्टम्स इनमें बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए भी कॉज का पता होना जरूरी है। देखें कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है, या किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है, या कोई भी इनहेरिटेड जेनेटिक चेंज की वजह से भी ये एनीमिया हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया। तो आपने पहले कॉज को फाइंड करना है, डिटेल्ड हिस्ट्री लें, अगर टेस्ट करवाना जरूरी है तो कुछ टेस्ट करवाएं अपने पेशेंट के। तो प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के बाद ही उसकी पैथोलॉजी को जाने बगैर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो प्रॉपर आप उसका जब तक डिटेल हिस्ट्री नहीं लेंगे, कॉज को फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो आप उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्टेप्स होते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए बहुत ज्यादा अहम होते हैं। इसके अलावा एनीमिया किसी क्रोनिक डिजीज की वजह से भी हो सकता है, लाइक अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस वगैरह है, आईबीडी है, कोई भी क्रोनिक डिजीज हो सकती है, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है पेशेंट को। तो आपने अंडरलाइंग जो पैथोलॉजी है आप जब उसको ट्रीट करेंगे तो एनीमिया भी खुद ब खुद ऐसे पेशेंट्स में क्योर हो जाएगा। सो हेयर आई स्टॉप। नेक्स्ट, इसका जो प्रॉपर हर्बल ट्रीटमेंट है, क्या होना चाहिए इसका हर्बल ट्रीटमेंट, कौन कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जिनमें आप एनीमिक पेशेंट को आप दे सकते हैं, जिनमें विटामिन B12 की एंड आयरन डेफिशिएंसी हो गया, फोलेट डेफिशिएंसी, इस तरह की डेफिशिएंसीज को हम कम कर सकते हैं। तो ये आपको बताएंगी डॉक्टर हाजरा। जज़ाकल्लाह।